पर उनका परिवार इतना छोटा रहा ही नहीं। आप सभी लोग उनके परिवारजन हैं, इसलिए आपको भी अभिनंदन के पात्र मानती हूँ। घनश्याम जी ने जो कार्य किया उसमें सबसे महत्व का कार्य शिक्षा का था, और शिक्षा के साथ साथ संगठन और संघर्ष भी जुड़ा था। तो महात्मा गांधी जी के तो पालक वो थे ही, लेकिन वो अंबेडकरवाद के भी पालन करते एक प्रकार से थे। सीखो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। ये जिस संविधान के मूल्यों के चौखट में बाबा साहेब आम्बेडकर ने और राजेंद्र प्रसाद बाबूजी भी उसमें सहयोगी रहे, संविधान को लोगों के प्रति, मतलब हम भारत के लोगों के प्रति अर्पित किया, उस संविधान के सही पालन करता आज के संविधान हाथ रखकर शपथ लेकर भाग जाने वाले जनप्रतिनिधि नहीं होते। सही और सच्चे जनप्रतिनिधि कौन रहते हैं? गुरुजी शुक्ला जी की तरह। और इसीलिए उनका ये जो एक अहम कटिबद्धता भरा जीवन था, उस जीवन के तहत उन्होंने संघर्ष भी कम नहीं किया। आज भी देश में जातिवाद को हम लोग समाप्त नहीं कर पाए हैं। जाति हमारा अहम लक्ष्य है। बाबा साहब ने कहा था कि हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। हम हिंदू धर्म को नहीं नकारते, हम हिंदुत्ववाद को नकारते। तो हमारी जाति ऊंची और बाकी सबकी नीची, हमारा धर्म श्रेष्ठ और बाकी सबका कनिष्ठ, ये मानने से नफरत फैल जाती है, हिंसा तक बढ़ती है। ये आज हम सब लोग देश में देखते हैं। और ऐसी स्थिति में अभी मैं केरल से आई, वाइकॉम से आई, जो कोट्टायम जिले का एक हिस्सा है, जहां मंदिर के इर्द गिर्द के रास्तों पर से भी चलने नहीं देते थे एक समाज के लोग किसी अन्य जाति समाज के लोगों को। जब ये स्थिति थी तब वहां सत्याग्रह खड़ा करने वालों ने ही कल हमें पुरस्कृत किया। लेकिन वो सब सत्याग्रहियों के बीच में जब पेरियार पहुंचे थे, जब महात्मा जी पहुंचे थे, तब उनके साथ संवाद करने के लिए भी मना कर दिया था उन जातिवादी लोगों ने। तो ये संघर्ष ब्रिटिशों के समय भी चलता रहा है और आजादी आंदोलन के बाद भी चला है। हमने एक आंध्र प्रदेश में सर्वेक्षण किया तो 51 प्रकार का जातिवाद पाया, जबकि संविधान, जिस पर हमने अभी एक छोटा सा पर्चा बनाया है, मैं देके जाने वाली हूँ। कौन पढ़ता है पूरा संविधान जो मेरी थैली में है? ये 30 मुद्दे पढ़ेंगे तो भी बहुत कुछ होगा, जिसमें लिखा है कि अस्पृश्यता अगर कहीं भी पालन होगी तो जेल भुगतनी पड़ेगी। आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जाति पाति, जाति भेद से हमारे बीच में मन मुटाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष करके एक परिवर्तन इस क्षेत्र में लाने वाले घनश्याम शुक्ला जी को हम सलाम करते हैं। हमें पता है उनको उसके लिए क्या क्या भुगतना पड़ा, लेकिन अब वो इतिहास हो गया। और जो एकजुटता उन्होंने लाई, वो हर प्रकार का भेदभाव मिटाने के सपने को ही लेकर आगे बढ़ने से लाई गई। लिंग भेद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी मनुवादी तरीके से क्या होता है महिलाओं के साथ। मैं अभी रास्ते में पढ़ते आई कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, एक एक बालिका पर किस प्रकार से हमला, अत्याचार। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, एक एक जगह पर। वो महाराष्ट्र के खैरलान जी से उत्तर प्रदेश के हाथरस तक जहां अन्याय होता है और हम पहुंच जाते हैं और देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्त्री और पुरुष में, बालक और बालिका में जो भेदभाव शुरू होता है वो बहुत ही दर्दनाक महसूस करते हैं। उसे याद है कि हाथरस में गई थी, किसी बेटी पर बलात्कार होकर उसकी हत्या की गई थी। आजकल यही चलता है, गवाह खत्म किया जाता है।
लेकिन जब हमने उनके घर के महिलाओं के साथ ही चर्चा करना चाहा, हमने कहा किसी भाई के साथ हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें महिला के बारे में, महिलाओं की संवेदना और सच्चाई जाननी है। तो आपको बताऊं कि वहां बाहर जो बहुत सारी पुलिस बैठे थे, और हम गए तो इकट्ठे होते ही है, यहाँ भी होते होंगे, लेकिन एक महिला पुलिस हमको मिलने के लिए आई और आंसू बहाते हुए कहते रही कि मैं भी एक महिला हूँ और मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद छोटे से छोटे बच्चियों पर भी होने वाले हमले वो मुझे खबर करती रही। तो कौन से जाति की, कौन सी धर्म की महिला, ये देखना नहीं है। हमारी हर बालिका अपने अंदर का स्त्रीत्व जो करुणामय होता है, उस करुणा को लेकर अपना कर्तृत्व का पालन करने के लिए समझेगी कि इंसानियत क्या है। यही सपना था गुरुजी का। और इसके लिए उन्होंने जो बालिका विद्यालय शुरू किया, उसमें पढ़ने वाली सभी बालिकाओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर देकर गुरुजी चले गए हैं। हम केवल नारा नहीं लगा सकते अमर रहे, अमर रहे। हम लोगों के मन में और माताओं के भी मन में ये बात होनी चाहिए कि स्त्री पुरुष भेदभाव भी मिटाकर हम हमारी बालिकाओं को न केवल सबलीकरण जिसको कहेंगे, न केवल सशक्तिकरण कहेंगे, पर मानवीयकरण जिसको कहेंगे, सामाजिकरण जिसको कहेंगे, उसकी दीक्षा देना, ये गुरुजी का काम हमको आगे ले जाना है। हम भी देखते हैं हमारे पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में जब काम करते हैं, जीवन शालाएं 30 सालों से चला रहे हैं, आसान नहीं होता है बच्चियों को स्कूल तक ले आना। वो अपने छोटे बच्चे को, छोटे भाई बहनों को संभाले, ये पालकों की भी कई बार इच्छा होती है। लेकिन गुरुजी जैसे एक असल शिक्षक जब ये ठुस ठुस कर अपने दिल में लेकर ऐसे विद्यालय की स्थापना करते हैं, तो एक बहुत बड़ी सेना जो हमारे सामने बैठी है वो खड़ी होती है। यही उनका अहम योगदान रहा है। और कितने सारे संस्थाएं, नहीं केवल केंद्र निर्माण किए शुक्ला जी ने, गुरुजी ने। उसमें संगीत, उसमें खेलकूद, सब कुछ, एक एक जीवन का पहलू हर विद्यार्थी और विद्यार्थिनी को देना है। शिक्षा मतलब मूल्य भी और जीवन के एक एक पहलू भी हम लोग जीवन भर अपने साथ लेकर चले, इस प्रकार से एक समृद्ध होनी है। तो शिक्षा में ये सब जरूरी होता है। मुझे याद है, मैं जब संगीत विद्यालय का कार्यक्रम यहाँ आकर देखा था, आपने कहा संचालक ने कि इसी जगह हुआ था। मुझे तो बस इतना याद है कि कितना सुंदर सुरों से भर गया था ये माहौल, और आज तक आपने उसको जीवित रखा है, इसलिए आपका अभिनंदन। नहीं तो ऐसा होता है कि जो प्रमुख मार्गदर्शक चला जाता है तो लोग भूल जाते हैं, वो संस्थाएं, वो संगठन, वो केंद्र भंगा होते हैं। ऐसा यहाँ नहीं होने दिया, इसलिए गुरुजी के कार्य को आगे ले जाने वाले उनके बड़े और छोटे परिवार के सभी जन को भी मैं धन्यवाद। नहीं तो आज आना ही नहीं होता। इन विद्यालयों से जो आप आज शिक्षा दे, उस शिक्षा को आज देश में पूरा बदला जा रहा है। होगा कि नई शिक्षा नीति में कितनी गड़बड़ियां हैं। हाँ, अमेरिका में भी सरकारी स्कूल में ही 90% बच्चे जाते हैं। हम सरकारी स्कूलों को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, और गुरुजी ने जिस प्रकार से विद्यालय खड़ा किया, अब वो सरकार को सुपुर्द भी किया। पर इस प्रकार से एक सही नींव पर जो शिक्षा डालने की बात होती है, ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते। सतत 24 घंटे एक नई पीढ़ी, भविष्य
मूल्यवान जीवन जीने के लिए तैयार करना, ये गुरुजी का सपना था। अब वो सरकारी स्कूलों में भी होना चाहिए। आज सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है,